बाजार बोलता है इसमें एफआईएसडीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद एशियन मार्केट और दुनिया भर के बाजार, और उसके बाद टॉप गेनर्स और लूजर्स। तो पहले शुरुआत करते हैं एफआईएसडीआईज के डेटा से। तो एफआईएस ने कल भी खरीदारी की है, हालांकि हल्के हाथ से की है। इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी सेलिंग रुकी है, तो ये एक अच्छी चीज़। डीआईएस की तरफ से 825 करोड़ रुपए की बाइंग, एफआईएस की तरफ से 284 करोड़ की बाइंग। अब आगे बढ़ते हैं और एशियन मार्केट्स और दुनिया भर के बाजारों को देख लेते हैं, तो आपको पता लग जाएगा आज हम क्यों गिरे हुए हैं। यूएस मार्केट कल 1% गिरा, शंघाई में 2% की गिरावट, हैंसेंग में करीब 2.25% की गिरावट, निकाई और कोस्पी में 2.5% से लेकर 4% तक की गिरावट है। कारण उसका इन्वीडिया के रिजल्ट और आईटी शेयर और एआई शेयरों में सेल ऑफ, जिसका एक इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। एक बार देख लेते हैं आगे की और क्या खबरें हैं जिनकी वजह से गिरावट है, उन पर बात करेंगे। लेकिन टॉप गेनर्स और लूजर्स पर बात कर लेते हैं एक बार। केसुराम इंडस्ट्रीज़ करीब 9% ऊपर, और एपीएल लिमिटेड करीब 6.5%, टीबीओ टेक करीब 4%, अनुराग करीब 4%, यूरो का फॉप्स करीब 3.5%। तो ये सभी शेयर्स हैं जहाँ पर की अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। लूजिंग साइड पर कौन से काउंटर हैं जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को? तो अंडर परफॉर्मर जो है उसमें आज जेपी पावर लगातार 2 दिन की तेजी के बाद आज करीब 8% नीचे आता हुआ। वानको इंडिया करीब 6%, अदानी विल्मर जो हुआ करता था अब AWL एग्री के नाम से होता है, आज इसमें एक ब्लॉक डील भी हुई है, इस पर भी बात करेंगे कि क्यों गिरा है ये शेयर। GAEL करीब 3%, स्पाइस जेट करीब 3%। तो सभी शेयरों में एक कुछ सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही कि दुनिया भर के बाजार फाइनली गिरे क्यों हैं। देखिए, दुनिया भर के बाजारों को गिरने की वजह है कि अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयर्स की जो वैल्यूएशन है उसको लेकर अति की चिंता होने लगी है। इन्वीडिया की कल भी हमने बात की थी, जो कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर की नंबर 1 कंपनी है। इसके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के बाद जो कल यूएस मार्केट जब बंद आवर्स में जो ट्रेडिंग होती है शेयर्स में, उस समय शेयर चला हुआ था करीब 4%, लेकिन जब एक्चुअल में मार्केट खुला अमेरिका का, तो वहाँ पर ओपन होने के बाद ये काउंटर वहाँ से 3% और गिरता हुआ नज़र आया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैक्स शेयरों की वैल्यूएशन को लेकर दुनिया भर में चिंता हो रही है, जिसकी वजह से आज एशिया के बाजार भी तेज गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। जापान में सॉफ्टबैंक का शेयर करीब 10% तक गिर चुका है और ये लगातार गिरता ही जा रहा है। खबरें ये भी हैं कि इसका इन्वीडिया में जो स्टेक था इन्होंने बेच दिया है और दूसरी कंपनियों में ये स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो कुछ एक सेंटिमेंटल खबरें भी हैं जिसकी वजह से सॉफ्टबैंक का शेयर गिर रहा है और जापानीज़ मार्केट पर भी प्रेशर है। जापान के मार्केट में गिरने की और भी एक वजह है कि वहाँ पर जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो लगातार बढ़कर आ रहा है। अक्टूबर में जो महंगाई दर बढ़कर आई है वो 3% पर आई है, जो कि जुलाई के बाद सबसे तेज गति से बढ़ने वाली महंगाई दर है। जापान में अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आशंकाएं हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा घबराहट पैदा हुई है। अमेरिका में भी जॉब डेटा बेहतर आया, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि दिसंबर में रेट कट अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये एक और कंसर्न है कि अमेरिका में रेट कट नहीं होगा और जापान में रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ सेल ऑफ और बढ़ता हुआ दिखाई दिया एशियन मार्केट्स में। प्रशांत सर, ये बताएं, जो दुनिया भर में एआई के शेयर्स थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। कुछ समय पहले ही इन्वीडिया की मार्केट कैप 1 ट्रिलियन थी, वो बढ़कर 5 ट्रिलियन तक पहुंची, हालांकि अब वो रिट्रेस होकर नीचे आ रही है। और जितने भी एआई के शेयर थे बहुत तेज़ी से बढ़े। हमारी कंपनियों ने, अच्छी बात ये थी कि उतनी तेज़ी ही नहीं दिखाई थी आईटी शेयरों ने, ये तो पहले ही नीचे आ चुके थे। हमारी आईटी कंपनियों को तो नहीं घबराना चाहिए या अभी घबराहट आएगी? जैसे इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज का एआई में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही कम है। कुछ गिने चुने या कुछ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ही शायद इन्वेस्टेड किए हुए हैं। द वे हाउ वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनी जो है उन्होंने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इन्वेस्ट किए हैं नो एआई एज ए बिजनेस मॉडल में, वहां पे थोड़े क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं, मेनली बिकॉज कि जो आरओआई है बाय इन्वेस्टिंग इन एआई इज टू फार। मतलब मुझे लगता है टाइम बेइंग तो 3 से 5 साल तक शायद वो लॉस मेकिंग नो इन्वेस्टमेंट ही रहेगा। बट अगेन the whole world is going to do AI, so the investments will continue, but without any ROCs और ROS। तो वो एक कंसर्न रेज हुआ है और उसके नाम पे जो वैल्यूएशंस क्रिएट हुए, एनवीडिया हो या बहुत सारे जो नो कंपनी जो एआई फोकस हैं, वहां पे अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। सो इन्वेस्टर्स आर ट्राइंग टू एग्जिट दैट काइंड ऑफ सेक्टर्स। तो वो एक बबल बना ही था और शायद वो बबल अभी टाइम बिंग तो वो गर्म होकर फूटा हुआ है। तो डाउन साइड तो है वहां पे, बट मेजर रिस्क इंडियन कंपनीज को है नहीं है, बिकॉज वी आर ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज servicing lot of banking and other services to the western countries, but not directly have major impact towards the AI sector.
बिल्कुल ठीक है सर। सर हमारी जो एआई से जुड़ी कंपनियां हैं या सेमीकंडक्टर से जुड़ी कुछ कंपनियां हैं लाइक मॉसचिप, एएसएम टेक, साइंट, केन्स, परसिस्टेंट सिस्टम, जिन्होंने कि इस क्षेत्र में थोड़ा सा काम किया, मिड कैप कैटेगरी की ये कंपनियां, मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियां, इनमें कोई आपको पसंद नापसंद है? आई थिंक डाटा सेंटर में इसके सबसे मुझे लगता है अनंतराज कैन बी वन स्टॉक वन शुड फोकस मोर ऑन, इवन टाटा एलेक्सी कैन बी वन स्टॉक वन शुड हम्म। फोकस मोर on the investments in the semiconductor as well as some kind of chip level development softwares. So ये दो stocks मुझे अच्छे लगते हैं on a conservative way, but again the story is too long, 3 to 5 years के हिसाब से स्टोरी है। बाकी बाकी अगर देखोगे अनंतराज लास्ट 6 महीने में बहुत अच्छा खासा वोलेटाइल में जोन में आ चुका है, इन्वेस्टमेंट्स हेवी किए हैं, डिस्पाइट बीइंग ए रियल एस्टेट कंपनी उन्होंने डाटा सेंटर एआई पे ऊपर बहुत फोकस किया है, इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। तो risk is there, but I think at the 600 level, Anantara looks very good for me at this point of time. Even Tata Elxsi. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कच्चे तेल में गिरावट है सर, थोड़ा सा एक खबर अच्छी आ रही है, वो ये है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क घटने की बातें हो रही हैं। वॉर रुकने के लिए, रशिया यूक्रेन का वॉर रोकने के लिए अमेरिका ने एक ड्राफ्ट बनाया है और ड्राफ्ट को यूक्रेन के साथ साझा किया है। कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि जेलेंस्की इस ड्राफ्ट के लिए मान भी गए हैं कि इस ड्राफ्ट को आगे बढ़ाया जाए। अगर ये ड्राफ्ट आगे बढ़ता है, रशिया के साथ डिस्कस होता है और वो भी मान जाते हैं, तो वॉर रुक जाएगी। हालांकि ऐसी उम्मीदें बीच बीच में कई बार आई हैं और ऐसा लगा कि शायद वॉर रुक ही जाएगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन इन सभी के बीच में क्रूड ऑयल की कीमतों में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ गई है, क्योंकि अगर रशिया के साथ वॉर रुकता है तो रशिया पर लगे जो प्रतिबंध हैं वो हट जाएंगे। सर ऐसे में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज पर क्या करें? Look, OMCs will obviously get benefited with the lower crude price. So I think IOC, HPCL, BPCL तीनों में अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ है। इन तीनों के चक्कर में चेन्नई पेट्रो आप देखो वो भी अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है। आई थिंक that has been the stock which has rallied a lot from 600 to 900 plus. So Chennai Petro can be one stock which can be focused still on the better than expected Q3 earnings as well as on the full financial earnings for 2026. So Chennai Petro can be one stock again. HOC again. IOC कैन बी स्टॉक फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है यहाँ से और एक 5-10% के आसपास का मोमेंटम यहाँ पे भी आना चाहिए, बट मोर फोकस मुझे लगता है कि जो बेनिफिट्स ओएमसीज को मिलने हैं, आई थिंक ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी शायद क्रूड का इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में आई थिंक अंबुजा इज स्टिल अहेड ऑफ द मार्केट परफॉर्मेंस। मुझे लगता है अंबुजा stock can be a good stock one should focus more on. Again, Ultratech being the leader in the cement industry can also be one stock to focus, despite there is some kind of cost saving because of the crude oil. ठीक है सर। सर क्रूड ऑयल को लेकर एक और खबर है, और वो है बाज़ार के सबसे बड़े दिग्गज के साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ। वो कह रहे हैं कि 20 नवंबर से उन्होंने एक्सपोर्ट यूनिट के लिए जो रूस से तेल खरीद थी उसको बंद कर दिया है। उनकी देखिए 2 यूनिट थी, एक तो SEZ जोन में थी जहाँ से कि केवल और केवल एक्सपोर्ट ही होता था, दूसरा उनकी उस जोन में थी जहाँ पर कि डोमेस्टिक सप्लाई के लिए क्रूड ऑयल को लाया जाता था रशिया से खरीद के और उसको रिफाइन करके बेचा जाता था। अभी तक जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा था वो यूरोप में ज़्यादा हो रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यही काम कर रही थी कि रशिया से तेल खरीदती थी, उसको रिफाइन करती थी और पेट्रोल डीजल को यूरोप वाले रीजन में बेच देती थी। यूरोप ने प्रतिबंध लगा दिए कि रशिया से जो भी क्रूड खरीदेगा हम उससे जो पेट्रोल डीजल है वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं लेंगे। अब ऐसे में रिलायंस को ये जो एक्सपोर्ट है वो बंद करना पड़ा। सर इसको डेंट की तरह देखें रिलायंस के लिए, या इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखें कि ये अपने रिश्ते सुधारने में लगे हुए हैं? एक समय इनको ये भी लग रहा है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध हट जाएगा तो हम अपने ऊपर ये टैग क्यों लगवाएं कि हम रशिया से तेल खरीदते रहे डिस्पाइट द फैक्ट कि यूरोप ने उनको बैन कर दिया था। दूसरा कि ये इतने स्मार्ट हैं कि ये अमेरिका से या दूसरे देशों से अपने टाई अप कर चुके हैं कि रशिया का तेल नहीं भी खरीद रहे हैं तो ये अपना दूसरी जगह से दिखा पा रहे हैं कि तेल ये खरीद के काम कर रहे हैं। कैसे देखें सर, इनको स्मार्टनेस की तरीके से देखें या इन पर एक डेंट है? आई थिंक वेरी पॉजिटिव वे से दिखना चाहिए और मार्केट उसको वो पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखा भी रहा है। द वे हाउ रिलायंस हैज परफॉर्म्ड वेल इन लास्ट फ्यू डेज डिस्पाइट नोइंग कि ये सब चीजें एक्शन में मार्केट में आ चुके हैं। बट अगेन अपॉर्चुनिटी रिलायंस के लिए बहुत है। देखिए ही इज वेरी मच एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग डील्स डन बाय क्रॉस सेलिंग लॉट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स
to their countries and getting it done from the other countries. तो I think वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही रिलायंस उसको टैप करेगा और मार्केट्स उसको वही तरीके से देख रहा है. तो वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन रिलायंस राइट नाउ. 1600-1620 तक मुझे लग रहा है कि ये वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिलायंस परफॉर्म करेगा. सर तो रिलायंस में अब मतलब किस तरह से लंबी अवधि के निवेशक किस तरह से देखें? देखिए, एक तो तेल वाला हिस्सा हो गया जो कि इनका मेजर रेवेन्यू का पार्ट रहता है, लेकिन अब इसके दो पार्ट और भी हैं. एक जियो प्लेटफॉर्म, दूसरा रिटेल वाला जिसकी लिस्टिंग की भी बातें हो रही हैं लगातार. तो अभी इन दोनों कारोबार को देख के कंसोलिडेटेड बेसिस पर क्या कॉल लें लॉन्ग टर्म निवेशक? आई थिंक लेना चाहिए सर. इससे आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट बाय नेक्स्ट 12 मंथ्स कुछ ना कुछ तो ये जियो मोबाइल के ऊपर टेलीकॉम के ऊपर लिस्टिंग के हिसाब से कुछ ना कुछ तो आएगा. एंड आई थिंक आफ्टर लुकिंग एट हाउ भारती हैज परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ, सो जियो इज आल्सो एक कट थ्रोट कंपटीशन और ऑब्वियसली मार्केट शेयर उसके पास ही ज्यादा है. तो एंटिसिपेटिंग कि नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अगर जियो टेलीकॉम लिस्टिंग होगा एंड इट विल बी कमिंग आउट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, सो आई थिंक लॉन्ग टर्म आउटलुक रखना ही चाहिए मेरे हिसाब से. Currently यहाँ से 1620 as a trading perspective, on 17 plus can be on the perspective on the reason of the delisting or the relisting of Jio Telecom. Retail मुझे लगता नहीं ये अगले 12 साल में 12 महीने में कुछ होने वाला है. It will be after the result of Jio Telecom क्या करना चाहिए देखना चाहिए. But time being retail is under pressure. जिस तरीके से ग्रे मार्केट्स में उसके मैं प्राइसेस के करेक्शंस देख रहा हूँ, तो आई थिंक मुकेश भाई will not take a risk of getting retail out of the business right now. So Jio would be highly focused in next 12 months. ठीक है. अगला सर टीसीएस ने टीपीजी के साथ करार किया है जहां पर कि ये एआई का डेटा सेंटर इंफ्रा बनाने जा रहे हैं. 18,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. सर इसको किस तरह से देखें कि टीसीएस जैसी हमारी दिग्गज आईटी कंपनी एक बड़ा निवेश करने जा रही है? और देखिए, होता क्या है कि जब आईटी कंपनियां इस तरह का बड़ा निवेश कर रही हैं, वो भी दिग्गज देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का करार किया है इन्होंने. ये छोटी कंपनियों पर प्रेशर बन रहा है कि आपको भी बड़ा निवेश करना पड़ेगा? टीसीएस के लिए 18,000 करोड़ कुछ नहीं है, लेकिन छोटी कंपनियों के लिए 18,000 करोड़ की कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल होगा. तो कैसे देखें सर टीसीएस वर्सेस दूसरी मिड कैप कंपनीज? Obviously yes, मतलब small cap companies या mid cap companies के लिए this would be a very big amount to look at the spending in the AI space. मुझे लगता है कि उनके कैपेसिटी के हिसाब से, उनके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से they will also move on like how Cient has done, how Tata Elxsi has done in the expanding towards the semiconductor or the AI space. मुझे लगता है कि करेंगे अपने कैपेसिटी के हिसाब से. बट आज की तारीख में देखो, आज TCS 18,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है एआई के हिसाब से, और इंफोसिस 18,000 करोड़ मार्केट्स को बायबैक के हिसाब से वापस दे रहा है. इंफोसिस थिंक देयर इज नो गुड अपॉर्चुनिटी इन द एआई स्पेस और द इन्वेस्टमेंट स्पेस, बट टीसीएस इज थिंकिंग द ऑपोजिट वे व्हाट इंफोसिस इज थिंकिंग. सो थोड़ा सा कंसर्न है, बट टाटा हैज बीन ऑलवेज द फ्रंट रनर टू टेक सच काइंड ऑफ बिग स्टेप्स इन इन्वेस्टिंग इन एनी सेट ऑफ. टाटा स्टील देखो, टाटा मोटर्स देखो या टीसीएस देखो, उन्होंने बोल्ड स्टेप्स लिए हुए हैं. बट हाउ विल दिस टर्न? आई थिंक शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है कि प्रेशर ही रहेगा. द वे हाउ एआई के ऊपर ग्लोबली वैल्यूएशन के ऊपर, बबल के ऊपर बात चल रही है और इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स दैट, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए रिस्क फॉर मी फॉर टाइम बीइंग. बट अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म प्ले, इट्स नॉट अ 1 year 2 year, इट्स अ 3 to 5 year प्ले. हु नोस 5 years के बाद उसके कैसे आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं और उसके क्या आरओई निकल सकते हैं. बट अगेन वी हैव टू वेट एंड वॉच. ठीक है सर. सर ये ग्रो के आईपीओ के बाद इस शेयर में बड़ी हलचल मची हुई है और वैल्यूएशन को लेकर सवाल, रिजल्ट्स को लेकर बातें. इनके रिजल्ट्स भी आए हैं, ग्रोथ हाई है, लेकिन ग्रोथ जिस तरह की शेयर की रही लिस्टिंग के बाद, उस तरह की ग्रोथ रिजल्ट्स में नहीं थी. क्या करें सर ग्रो के शेयर पर? ऑब्वियसली मतलब लास्ट 3 दिन से मतलब ग्रो हैज बीन द हाईलाइटेड क्वेश्चंस टू एवरीवन. मीडिया में भी हो या इन्वेस्टर्स में भी हो, ये एक बिग $1 billion क्वेश्चन हो चुका है. बिकॉज जो अलॉटेड इन्वेस्टर्स है 100 रुपए पे, वो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मतलब मैं वेट करूं ना करूं, बिकॉज इट्स लार्जेस्ट मार्केट शेयर कंपनी इन दी ब्रोकिंग स्पेस, ऑलमोस्ट 26% उसके हाथ में है. सी टू एडवाइस रहेंगे इसके ऊपर. इफ यू आर ए वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, आई थिंक अगर आपने पोस्ट लिस्टिंग भी लिया है वो, तो आई थिंक दिस इज ए गुड प्राइस टू इवन एग्जिट ऑल्सो. एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आपकी कॉस्ट अगर 100 भी है, 120, 130 भी है, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए. द वे हाउ द मार्केट्स आर गोइंग फॉर ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, आपको एक प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट में आपका पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए. लाइक
BSC should be a part of your portfolio, Grow should be a part of your portfolio, Nuvama should be a part of your portfolio, even Angel One should be a part of portfolio. तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी चार पांच कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स आपके पास रहेंगे तो द वे हाउ मार्केट्स आर मूविंग, आपका पोर्टफोलियो एटलीस्ट अच्छा खासा स्टेबल रिटर्न देने जाएगा। मेरे हिसाब से तो होल्ड ही रहेगा। अगर कोई वेट कर रहा है कि क्या लेवल पे लेना चाहिए, आई थिंक 125 135 एक ऐसा रेंज है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था गैप फिल करने के लिए कोई भी रीजन से, मतलब अगर मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है तो भी ये स्टॉक वहां पे आ सकता है। और पोस्ट रिजल्ट्स अगर कुछ उनके कमेंट्री अच्छे नहीं लगे कंपेयर टू द अदर ब्रोकिंग फर्म आउटलुक, तो शायद वहां पे भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बट अगेन आई एम वेरी मच पॉजिटिव, बेस्ट लेवल टू बाय 125 135 रेंज, बट ए होल्ड आउटलुक फॉर लॉन्ग टर्म। इनकी ईपीएस आई है सर 0.79, जबकि प्रॉफिट में ग्रोथ ठीक ठाक है। प्रॉफिट 420 करोड़ से बढ़कर 473 करोड़ रुपए रहा है। ऑलमोस्ट 12% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने के लिए मिली है। हालांकि रेवेन्यूज़ में थोड़ा सा डिक्लाइन है, 1125 करोड़ के मुकाबले 1019 करोड़ का रेवेन्यू आया है, तो डिक्लाइन है थोड़ा। लेकिन ईपीएस 80 पैसे ऑलमोस्ट राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 80 पैसे की ईपीएस एक क्वार्टर की, यानी कि पूरे साल की 3 रुपये 20 पैसे। हालांकि स्टॉक मार्केट के टर्नओवर के हिसाब से, स्टॉक मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से इन ब्रोकिंग कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ डिसाइड होते हैं। अगर हम 3 रुपये 20 पैसे, 3.5 रुपये, 4 रुपये भी मान लें, तो भी सर शेयर करीब 40 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। ये 40 का पी मल्टीपल इस कंपनी के लिए सस्टेनेबल है, या अगर ये है इसके लिए 40 का पी मल्टीपल सस्टेनेबल, 40-50 का, तो सर बाकी कंपनियों को और रेस्पेक्ट मिलना चाहिए? ऑब्वियसली यस, मुझे लगता है कि ग्रो एक ऐसा स्टॉक है जो पूरे कैपिटल मार्केट ब्रोकिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा री रेटिंग फेज में लेके जा सकता है। अगर ये सस्टेनेबली 35-40 पी का अगर कमेंट कर सकता है, तो मुझे लगता है कि जो 20-25 में जो एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, इवन आनंद राठी है, शायद वहां पे अच्छा खासा री रेटिंग आ सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली द एड्रेसेबल मार्केट फॉर ऑल दीज 4 ब्रोकिंग फर्म्स रिमेन सेम। ऑब्वियसली द वे मंथ ऑन मंथ नंबर सब देखोगे तो शायद ग्रो के नंबर्स लास्ट मंथ में बेटर थे। दे एडेड 1,30,000 क्लाइंट्स इन देयर 1 मंथ, बट रेस्ट ऑफ दी ब्रोकिंग कंपनीज हैव एक्चुअली लॉस्ट क्लाइंट्स। तो अगर ये सब चीजें देखते हैं तो मुझे 15-20% प्रीमियम वैल्यूएशन में दे सकता हूँ ऑन एन एवरेज ऑफ इंडस्ट्री पी ऑफ 2025, बट 40 वुड बी एक्सपेंसिव। मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे ये कंसिडर होना चाहिए, और एल्स द अदर कंपनी हैज टू राइज एंड रीरेट देयर पी वैल्यूएशंस। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। नुवामा वेल्थ की वैल्यूएशन 25 का पी मल्टीपल है, इनका करीब 50 से 55 का आ रहा है। मोतीलाल का 28 है और एंजल वन का 32 है, इंडिया इन्फोलाइन का 16 है। तो बहुत सारी, मतलब ज़्यादातर कंपनियां इनके ही पी मल्टीपल से काफ़ी नीचे काम कर रही हैं। तो ग्रो को एक रेस्पेक्ट तो मिली है। अब या तो ये डी रेट होगा या वो री रेट होंगी तो ये एक पोजीशन है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जहां पर कि 26 नवंबर को फंड जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होने जा रही है। सर जे&के बैंक पर क्या करें, काफ़ी दिनों बाद कुछ खबरों में आया है ये शेयर। Obviously, yes, very positive on the banking as a space. मैं both PSU as well as प्राइवेट बैंक में पॉजिटिव हूँ, बट थोड़ा सा ज्यादा लीन हूँ PSU बैंक पे। वहाँ पे मुझे खास अच्छा लग रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, SBI एंड ऑल। बट जम्मू एंड कश्मीर में मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 108 111 के बीच में। वो होने के बाद ही कुछ अच्छा खासा मोमेंटम वहाँ पे आ सकता है। बट टाइमिंग अगर किसी को लेना है तो बेटर फोकस मोर ऑन द PSU स्पेस। इंडियन बैंक लुक्स गुड, कैनरा बैंक लुक्स गुड। आफ्टर लॉन्ग टाइम कैनरा बैंक 150 जोन में आ चुका है, and even Bank of Baroda almost touching 300 plus levels. Even SBI, again, my dream target is to cross 1,000 rupees. I think that is also very much near. I think अगर आजकल में अगर नया हाई होते तो शायद SBI आज 4 डिजिट जोन में आ चुका होता। तो ओवरऑल PSU पे ज्यादा फोकस करना चाहिए rather than प्राइवेट बैंक्स। PSU पर फोकस करना चाहिए, लेकिन सर 5.5 का पी मल्टीपल इस बैंक का, और अगर बुक वैल्यू देखें तो 136 रुपये, दोनों में ही वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर तो बड़ा ही अट्रैक्टिव है। लेकिन ये शेयर चलता क्यों नहीं? वैल्यूएशन मैट्रिक्स में अट्रैक्टिव है, बट अगेन व्हेन वी कंसीडर अदर बैंक्स वैल्यूएशन, अदर बैंक्स आर पैन इंडिया बेस्ड, वहां पे थोड़ा ग्रोथ विजिबिलिटी दिखती है मुझे। बट जम्मू एंड कश्मीर आप देखोगे तो द ग्रोथ ऑफ पैन इंडिया स्पेस फॉर ग्रोइंग जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी लिमिटेड। मुझे लगता नहीं है वो साउथ इंडिया में कहीं बड़ा प्रेजेंस लेके आएंगे। बट कैनरा बैंक देखो आप, नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में भी है, दे हैव अ स्ट्रांग प्रेजेंस। इवन इफ यू सी बैंक ऑफ बड़ौदा, दे हैव अ लॉट ऑफ पैन इंडिया ग्रोथ स्टोरी। तो मुझे लगता है कि वहां पे अगर PSU फोकस करना ही है तो फोकस ऑन ए कंपनी विच हैज
ए पैन इंडिया स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, टॉप नॉच वन और नो वन वन टू थ्री रैंकिंग में आना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, PNB हाउसिंग, वहां पे अगर मुझे लगता है कि ग्रोथ विजिबल है क्या, और जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा सा मुझे लगता है कि ग्रोथ विजिबिलिटी थोड़ा डल है। अगला शेयर सर AWL एग्री, जो अदानी विल्मर के नाम से भी जाना जाता था एक समय पर। इसमें अदानी एंटरप्राइजेज ने कंपनी का 13% हिस्सा बेच रही है और हिस्सा खरीद विल्मर की सब्सिडरी कंपनी खरीद रही है, और हिस्सा खरीद बेच करीब 4650 करोड़ रुपए में हुई है। सर कैसे देख रहे हैं अदानी विल्मर अब AWL, क्योंकि पूरी तरह से अब अदानी इस बिजनेस से, वर्टिकल से बाहर चले जाएंगे और विल्मर ही अब इसके होलसेल एक तरह से प्रमोटर रहेंगे। ये HUL टाइप बनेगा या ये सुस्त रहेगा? आई थिंक मैं ये न्यूज़ को बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूँ कि द कंपनी इज गोइंग आउट ऑफ द ग्रुप स्ट्रक्चर ऑफ अदानी एंड ट्राइंग टू मैनेज ऑफ देयर ओन। विल्मर वर्ल्ड वाइड एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग एंड कमोडिटी मैनेजमेंट बिजनेस। सिंगापुर में भी उनका ऑयल बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, साउथ अफ्रीका में भी है, इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी है। तो आई थिंक स्टैंड अलोन विल्मर कैन ड्राइव दिस बिजनेस वेरी वेल। आई थिंक the edible oil business is very volatile, focusing more on the Singapore market and other FMCG markets. So मुझे लगता है कि once the company comes out, they can take their own decisions, focus on their growth in Indian growth factors and all. तो मुझे लगता है कि एक बार पूरा क्लियर होने दो इसको, the अदानी ग्रुप से बाहर आने दो, सेटलमेंट होने दो। मुझे लगता है कि स्टॉक 240-250 रेंज में अगर कहीं ना कहीं ये मिला going forward by any reasons, maybe because of the earnings, maybe because of this deal of getting out with the Adani group, तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा कंपनी के लिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स खरीदने के लिए। जी, लेकिन सर एक चीज़ बताइए कि अगर एक प्रमोटर हैं जो कि अदानी ग्रुप जो थे, उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग से मानी जाती है रूलिंग पार्टी में, तो अब अगर वो इस कंपनी से हट जाते हैं, तो अब अगर एडिबल ऑयल पे ड्यूटी लगती है नहीं लगती है, तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन प्रमोटर को तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब विल्मर उसको अकेले झेलेगा। अभी तक उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर था, वो निकल गया। तो ऐसे में विल्मर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक ऐसी कमोडिटी जो कि इंटरनेशनली ड्रिवन रहती है, ऐसी कमोडिटी को पॉलिसीज के साथ झेलना आसान होगा उनके लिए? आई थिंक रिस्क तो है गेटिंग आउट ऑफ अदानी ग्रुप एंड मैनेजिंग द बिजनेस इन इंडिया, बट मुझे लगता नहीं है गवर्नमेंट इतना हार्श वे में कोई सेक्टर्स को प्रेजेंट करने के लिए कोशिश करेगा। इट विल बी इम्पैक्टिंग ऑल दी अदर प्लेयर्स ऑफ एडिबल ऑयल, और ऑब्वियसली विल्मर को भी वो इफेक्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इवन दो अदानी के हाथ में था ये लास्ट 2 साल तक, मुझे लगता है तभी भी कुछ खास स्टॉक ने परफॉर्म करके ROI बना के दिया नहीं इन्वेस्टर्स के लिए। अगर उनके हाथ में होता और ये स्टॉक मल्टीबैगर बना होता तो दिस क्वेश्चन हैव बीन इजीली आस्क्ड कि अगर अब अदानी जा चुका है तो हाउ कैन विल्मर प्ले द गेम इन द इंडियन मार्केट्स। तो आई थिंक ए स्टैंड अलोन ग्रुप विच हैज हाई फोकस, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज में ये सब रिस्क मैनेज किए हुए हैं। इंडिया इज नॉट ए वन कंट्री फॉर देम कि ये कुछ नया चीज है। तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज में ये रिस्क को झेला है और मैनेज किया है अपने बिजनेसेस को। बीइंग ए लिस्टेड कंपनीज ऑब्वियसली यहाँ थोड़े से कंप्लायंस वाइज, थोड़े से रेगुलेटरी वाइज थोड़ा अंडर प्रेशर रहेंगे, बट आई थिंक दे आर मोर एक्सपर्ट दैन अदानी, बिकॉज अदानी का कोई ऐसा एडिबल ऑयल में एक्सपर्टाइज नहीं था। दे जस्ट मेड ए जॉइंट वेंचर एंड गॉट विल्मर इनटू इंडिया, बट नाउ आई थिंक Wilmer has good presence, good understanding of Indian markets, and they can play this edible oil game very well. ठीक है सर। अगली खबर सर अगर हम देखें तो मेटल शेयरों में आज थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, और मेटल शेयरों में ना सिर्फ आज प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्रों से देखने के लिए मिला है, जब से खासतौर से ये खबर चल रही है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा अमेरिका में दिसंबर पॉलिसी में। ट्रेड डील को लेकर भी अभी तक अनिश्चितताएं हैं, कब अनाउंस होगी। रोज आता है कि आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, लेकिन आता कुछ है नहीं एट लास्ट। कल भी इस तरह की बड़ी बस थी, मार्केट में र्यूमर थी कि कल रात तक ट्रेड डील की अनाउंसमेंट आ जाएगी, आई तो है नहीं अभी। ऐसे में मेटल कंपनियों का भविष्य कैसा लग रहा है सर आपको? देखो, मेटल कंपनियां, इंडस्ट्री ऐसी है, बहुत ही वोलेटाइल सेक्टर होती है। जिस तरीके से ग्लोबल एक्टिविटी, चाइना में कुछ डेटा पॉइंट्स आते हैं, यूएस के कुछ डेटा पॉइंट्स आते हैं, जापान के इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है, तो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि मेटल इंडस्ट्री का मोमेंटम कैसा रहेगा। मेजरली ऑब्वियसली ड्रिवन बाय द चाइना एज ए हायर कंज्यूमर, हायर प्रोड्यूसर। बट इंडियन मार्केट में मुझे लगता है कि अभी मेटल कंपनी का एक अच्छा खासा नया जोन में आ चुका है।
फॉर एग्जांपल JSW स्टील हो, टाटा स्टील हो, आई थिंक दे आर इनटू डिफरेंट जोन राइट नाउ। तो वेरी पॉजिटिव आउटलुक, मुझे लगता है कि मेटल कंपनीज रैली जारी रहेगी डिस्पाइट शॉर्ट टर्म प्रेशर इन दिस सेक्टर। बट मुझे लगता है टाटा स्टील कैन बी वन स्टॉक मोर फोकस्ड ऑन। मुझे लगता है कि ये 200 प्लस जोन में जाने की बहुत कोशिश कर रहा है, बट वो नहीं रहा है। बट वंस इट गोस अबाउट 200 एंड दिस स्टॉक कैन डू वेरी रियली वेरी वेल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है सर। तो मेटल में सर आपको नॉन फेरस और फेरस में क्या डिफरेंस समझ आ रहा है इस समय? सो डिफरेंस तो मतलब मेरे लिए फेरस वुड बी मोरली फोकस्ड। आई थिंक दैट वुड बी द वन फोकस्ड एरिया वेयर मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव वे में जाता है। एंड अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखते हैं तो आई थिंक टाटा स्टील कैन बी वन स्टॉक शुड बी फोकस्ड मोर ऑन। ठीक है सर। आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक, क्योंकि आज थोड़ा सा निफ्टी को नीचे लाने में इनका रोल अहम हो रहा है, किसी को खरीदना हो तो किसको खरीदें? I think for a trader, I think ICICI looks very good for me. But for an investor, I think HDFC looks very good for me. तो दोनों का डिफरेंट अप्रोच है। 1000 प्लस को क्लोज करने के लिए बहुत कोशिश करके आता है, पर अगेन प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला जाता है। तो 1010 प्लस अगर मार्केट में ये HDFC बैंक क्लोजिंग देता है तो वहां से एक अच्छा खासा रैली आ सकता है, ऑलमोस्ट 1040 1060 की तरफ। तो एज ए इन्वेस्टर आई थिंक HDFC कैन बी ए बेटर स्टॉक टू बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। एज ए ट्रेडर मुझे लगता है कि ICICI लुक्स वेरी गुड फॉर मी विथ वेरी बेसिक 20 rupees stop loss from the current levels और मोमेंटम ऑफ 50 to 80 रुपीस गोइंग फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि दिसंबर या जनवरी तक जो भी एक मोमेंटम आएगा, ICICI बैंक विल बी ड्राइविंग द मार्केट्स वेरी वेल। HDFC ऑब्वियसली वेरी स्लो एंड स्टडी, बट इट शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंशुल जैन साहब जुड़ चुके हैं, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च हैं। अंशुल भाई क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। अंशुल भाई ये अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, प्रशांत भाई को भी नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। आप दोनों तो काफ़ी घूमते हो अंशुल भाई, आजकल वीकेंड्स में आप दोनों साथ रहते हो, तो मतलब कुछ घर पे आपत्ति तो नहीं होती? नहीं नहीं सर, घर पे दोस्ती आपत्ति तब दोस्ताना में तो तक नहीं बदल रही है? नहीं नहीं, घर में तब तक आपत्ति नहीं होती है जब तक लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। घर में आपत्ति तभी होती है जब लक्ष्मी का आगमन ना हो। चलिए ठीक है। तो प्रशांत भाई आप इनकी लक्ष्मी का जरा ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी का आगमन इनके यहाँ बना रहे। तो ये आते रहेंगे आपके साथ टूर ऐसा है पर। कि मैं अंशुल भाई के नाम पे घूमते रहता हूँ और अंशुल भाई मेरे नाम पे घूमते रहते हैं अपने अपने घरों में। चलिए ये बढ़िया है। अंशुल भाई निफ्टी का सेटअप कैसा लग रहा है? आज थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ है, कहाँ पर सपोर्ट वगैरह दिख रहा है? आज की डाउन मूव थोड़ी सी बाउंसर हो गई सर। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज गैप अप ओपनिंग मिलेगी और हम ऑल टाइम हाई हिट करेंगे, क्योंकि कल जिस हिसाब से स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग हुई थी, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि आज और हम अपसाइड देंगे, ऑल टाइम हाई टेस्ट करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट नॉनदलेस कोई खास दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग अगर ऑल टाइम हाई के पहले भी आ गई तो कम से कम मार्केट हल्का हो जाएगा, और जब ऑल टाइम हाई लगेगा तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो ऑल टाइम हाई हिट करने के जस्ट पहले आए, हिट करके आए, या हिट करने के जस्ट बाद आए, प्रॉफिट बुकिंग उस स्तर पे अगर थोड़ी सी आ जाती है तो फिर नेक्स्ट लेग में एक्सटेंशन मिलना आसान हो जाता है। उस हिसाब से मैं बहुत कोई बेरिश नहीं हुआ हूं, बट हाँ, एक डाउनसाइड प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। ऑल टाइम हिट करके आती तो बहुत अच्छा था, 20-25 पॉइंट रह गया था, कर लेता तो बहुत अच्छा था, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिप्स पे मैं बायर रहूंगा। 10 मूविंग एवरेज कैचअप होने में अब अगले 2-3 दिन लगना चाहिए। वो 2-3 दिन शायद ये मार्केट थोड़ा सा ज्यादा चौपी रहेगा। एक दिक्कत थी, सुबह विक्स एकदम से राइज हुआ था, बट फिर वो भी एकदम कूल ऑफ हो गया, तो बहुत भारी दिक्कत वहां भी नहीं समझ में आ रही है। तो बहुत दिक्कत नहीं है, मार्केट तेजी में है फिलहाल। बाई रोक के चलना चाहिए। यहाँ पे बहुत एग्रेसिव बाइंग और बड़े स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो मेजर स्विंग लो है 25,860 पे है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना तो पॉसिबल नहीं है। जब तक कोई लेवल्स रिवाइज नहीं होते तब तक रुकना चाहिए। और अब तक जो सपोर्टिव था बैंक निफ्टी, आज गिरावट का मेन कारण बैंक निफ्टी है। सीधा कल के लो के नीचे खुला और वहां से पिटते पिटते अभी आ ही रहा है। तो स्विंग लो समवेयर अराउंड 58,680 पे है, वहां तक नीचे हम आ सकते हैं 680 तक। यानी यहाँ से अभी भी लगभग 200 सवा 200 पॉइंट की बैंक निफ्टी पे डाउनसाइड बची है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है।
तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है निफ्टी बैंक निफ्टी का, और लेवल्स आपको अंशु जी ने बता ही दिए हैं। प्रशांत भाई ये बताएं, महिंद्रा एंड महिंद्रा इस काउंटर को आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, और जेफरीज की आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बुलिश कॉल दिया है और टारगेट बढ़ाकर 4300 से 4500 कर दिया है। आपके क्या टारगेट्स है सर, कैसे देख रहे हैं एम&एम को? वेरी पॉजिटिव। जिस तरीके से नए लॉन्चेस एवरी 6 मंथ्स कर रहे हैं, मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पूरा जो ईवी सेगमेंट है वो कैप्चर कर रहा है। प्लस उसके जो आफ्टर रिव्यू सेल्स रिव्यू जो है बहुत स्ट्रांग है। दे आर एक्चुअली काउंटर अटैकिंग दी टाटा मोटर्स बिजनेस मॉडल। मुझे लगता है कि टाटा मोटर जिस तरीके से ईवी में एग्रेसिवली मोमेंटम किया था, मार्केट को उसने पूरा स्पैंड किया था, एंड आई थिंक इट इज बीन टैप्ड बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा। मेरे लिए तो ये स्टॉक एटलीस्ट 4,200 के हिसाब से मुझे ट्रेड करना चाहिए एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, बट ओवरऑल टारगेट मेरे लिए 5,000 के आसपास है नेक्स्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द करंट लेवल्स।